हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ हिंदी मीडियम मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, 2025-26 का है। कितना समय मिलेगा आपको? 2.5 घंटे का समय मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 60। सामान्य निर्देश की बात करें तो क्या कह रहा है ये? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न आपको करने हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 16, जिनको 5 खंडों आ, ब, स, द और ई में विभाजित किया गया है। खंड आ में एक प्रश्न है जिसमें कुल 12 बहुविकल्पीय उपभाग है, यानी कहने का मतलब ये एमसीक्यू है। प्रत्येक उपभाग एक अंक का है और हर एक एमसीक्यू कितने का है? 1 नंबर का। खंड वा में 6 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक 2 अंक के प्रश्न हैं। खंड सा में 3 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक 3 अंक के हैं। खंड दा में 3 प्रश्न हैं जो प्रत्येक 5 अंक वाले हैं। खंड ई में जो है 3 केस बेस आधारित प्रश्न है, 4 नंबर का एक है, जिनमें एक एक और 2 अंकों के उपभाग है, यानी 2 तो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे केस बेस में और एक होगा 2 नंबर वाला। प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, अलग से कोई भी आपको छूट नहीं दे रखी है। यद्यपि 5 अंक के 2 प्रश्नों, 3 अंक के एक प्रश्न और 2 अंक के एक प्रश्न में एक आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया, यानी ये ऑप्शन वाले हैं, इन दोनों में से कोई आप एक कर सकते हो। खंड ई के 2 अंक के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए, यानी जो केस बेस है उसमें 2 नंबर वाले में आपको ऑप्शन दे रखा है, पहला करो या दूसरा करो। उसमें आपको दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को ही हल करना है। जहां भी आवश्यक हो साफ सुथरी आकृति बनाइए। यदि दिया ना हो तो जहां आवश्यक हो पाई 22/7 लीजिए। कैलकुलेटर का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। कृपया प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें, यानी कौन सा आंसर लिख रहे हो ये जरूर लिख देना। कितनी बार बच्चा क्या कहता है, आंसर तो कर लेता है लेकिन प्रश्न का नंबर ही डालना भूल जाता है, जिससे उसको नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब देखो हम फर्स्ट वाला जो है एमसीक्यू करते हैं। फर्स्ट वाला एमसीक्यू क्या कहता है? देखो देखो क्वेश्चन 1 क्या कहता है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होगा। कोई भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या लिखो। फॉर एग्जाम्पल -5/4 लिख दिया। इसका गुणात्मक व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 1। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 4/5 और माइनस का लिखोगे तभी तो होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट गया और ये 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि 8x-3 बराबर 25 + 17x है तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करोगे, 8x-3 इक्वल टू 25 + 17x। x वालों को एक तरफ लेके आओ, 8x, ये प्लस है इधर आके क्या होगा? माइनस, इक्वल टू 25, ये माइनस इधर आके क्या होगा? प्लस। कितना आ जाएगा? 8 में से 17 जाएगा तो माइनस का 9x बचेगा और ये कितना आ गया? 28। x की वैल्यू निकालो, 28 में -9। इसको कैसे लिख सकते हो? माइनस को ऊपर ले जा सकते हो, 28/9। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या ही है। क्या है ये? एक परिमेय संख्या। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। ठीक है, देखो थर्ड वाला क्या कहता है, 4 भुजाओं वाले समबाहुभुज का नाम क्या है? 4 भुजा वाला समबाहुभुज मतलब जिसकी सारी साइड बराबर होती है, क्या हो जाएगा? वो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, विजिबल है ना? हाँ। देखो प्रश्न 4 क्या कहता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 के गुणज आने की प्रायिकता बताइए। तो देखो जब भी एक पासे को हम फेंकते हैं तो पासे को फेंकने पर क्या क्या आ सकता है? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल तो 6 है ना, अभिप्रयोग इसको नीचे लिख देंगे। 2 के गुणज आने का मतलब जो 2 के टेबल में आ जाए। 2 के टेबल में एक 2 आ जाता है, एक 4 आ जाता है और एक 6 आ जाता है, तो कितने हो गए? 3। काटोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 144 वर्ग इकाई है। प्रत्येक बोर्ड के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? तो देखो एक वर्गाकार जो है, विजिबल है इधर? हाँ, यहाँ देखो ये एक वर्ग बना लिया। ठीक, अब इसकी सारी भुजाएं तो x x x x नहीं होगी,
और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 144, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो x गुणा x कर दोगे कितना हो जाएगा 144। ये x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, स्क्वायर इधर जाके क्या बनता है रूट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 144, और रूट 144 की वैल्यू होती है 12, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 इकाई। फिर देखो नेक्स्ट वाला, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आयत चित्र में एक आयत की ऊंचाई दर्शाती है, किसको दर्शाती है वो, वर्ग की बारंबारता को, ठीक है। पांचवा देखो, निम्नलिखित में से किस आकृति के विकर्ण बराबर होते हैं, क्या वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, हाँ वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं बराबर। उसके बाद वर्ग 0 से 10, 10 से 20 इत्यादि वाले एक बारंबारता वंटन में वर्ग अंतरालों की माप 10 है। माप का मतलब क्या होता है, देखो इनके बीच का जो गैप है उसको हम माप कहते हैं। चौथे वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी, तो इसको बना लो ना आगे तक, ठीक है। कैसे बनाओगे आगे तक, देखो 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से कितना हो जाएगा 30, फिर 30 से कितना हो जाएगा 40। अब देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है चौथे वर्ग की निम्न सीमा, ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा। चौथे वर्ग की निम्न सीमा क्या है 30, ये क्या होती है ऊपरी सीमा, तो हम क्या लगाएंगे 30 पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 23 के घन का इकाई अंक क्या है, तो देखो घन करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 23 का घन क्या आएगा 23 गुणा 23 गुणा 23, ठीक है। अब देखो हमें तो इकाई का अंक चाहिए ना, तो इकाई वाले नंबर को बस गुणा कर दो, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27, 27 में ये होता है इकाई का अंक, ये क्या है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना है 7। बात आती है समझ में, किसी चतुर्भुज के तीन कोण 75 डिग्री के बराबर हो तो चौथा ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग होता है 360, तो मैं जोड़ूंगा 75 प्लस 75 प्लस 75, 3 तो 75 है। चौथा आपको पता नहीं है, x मान लो, जोड़कर कितना लिख दोगे 360, इन तीनों को जोड़ो, 75 और 75 150, और 75 होता है 225 जमा x, जोड़कर कितना आ जाएगा 360, x की वैल्यू कितनी आ गई 360, प्लस है इधर जाके क्या होगा माइनस, तो x का मान कितना आ जाएगा बताओ 135 डिग्री, है ना। तो हम कहां पर टिक लगा देंगे 135 पर। उसके बाद आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग है, तो देखो विषम संख्या का वर्ग भी क्या आता है विषम आता है, तो चेक कर लो कौन सी विषम संख्या है, 361 विषम संख्या है। अच्छा सम संख्या क्या होती है, जिसके पीछे 0 2 4 6, तो ये सम है, तो ये वर्ग भी सम संख्या का होगा, ये विषम संख्या का है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या क्या रखा है, यहाँ पर क्या रखा है लास्ट वाले क्वेश्चन में, ए बी और डीसी जो है वो समांतर है, तो सी की माप क्या होगी, सी की क्या माप होगी बताओ, सी की माप, तो ए बी और डीसी जो है समांतर है, अगर ए बी और डीसी समांतर है, ए बी समांतर है डीसी के, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये 12 नंबर है। ये कौन सा था, ये हमारे पास था 10 नंबर। क्या कहता है, ए बी समांतर किसके है डीसी के, अगर ए बी डीसी के समांतर है तो ये तिर्यक रेखा नहीं हो जाएगी, और तिर्यक रेखा हो जाएगी तो कोण बी जमा कोण सी, इसको जोड़कर कितना आएगा 180, क्यों, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण है, ये क्या है, ये तिर्यक रेखा के एक ही और, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण, तो इनका मान कितना होता है, इनका मान 180 होता है। बी की वैल्यू कितनी है 120, प्लस सी हमें पता नहीं है, जोड़ के कितना आएगा 180, तो सी का मान बता दो ना, 180 प्लस है इधर जाके क्या होगा माइनस, तो सी कितना आ गया 60 डिग्री, तो हम किस पर टिक लगा देंगे 60 डिग्री पर, ठीक है। ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, क्या कहता है हमसे, सेकंड क्वेश्चन है ये, 81 को पहले 9 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये, विजिबल है ना सबको, ठीक है, हाँ विजिबल है। क्या कह रहे हैं, 81 को पहले 9 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, तो जब इसका हल करोगे तो कैसे लिखोगे,
81 को 9 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है ना, तो विषम संख्या पहली क्या होती है? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, फिर 13, फिर 15 और फिर 17, हो गई ना 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है 2 नंबर का। ठीक है, कैसे लिखोगे? विषम संख्याओं को जितनी संख्या बोलता है ना उतनी विषम संख्याएं हमें लिख देनी है, तो वो वर्ग के बराबर ही होता है किसी संख्या के। ठीक है, ये हमारे पास हल था दूसरा। अब देखो हल 3 या उत्तर 3। उत्तर 3 हमें क्वेश्चन क्या कहता है? देखो क्वेश्चन हमें कहता है, ये विजिबल है ना क्वेश्चन? हाँ, देखो क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 हमें कहता है रोहन और शालू दी गई आकृति के अनुसार 5 कार्डों में खेल रहे हैं। इनके पास 5 कार्ड हैं, तो कुल कार्ड कितने हैं? 5। उसके बाद देखो रोहन द्वारा इनमें से बिना देखे संख्या 2 लिखा हुआ कार्ड चुनने की प्रायिकता क्या है? तो देखो कुल कार्ड कितने हैं? कुल कार्ड है हमारे पास, कुल कार्ड है 5। ठीक है, कुल कार्ड कितने हैं? 5। कुल कार्ड है हमारे पास 5। उसके बाद देखो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला जो होता है, प्रायिकता नीचे तो लिखोगे कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या। ऊपर क्या लिखोगे? ई के अनुकूल अभिप्रयोग, अभिप्रयोग। तो देखो हमारे पास जो है कुल अभिप्रयोग कितने हैं? 5। अब क्या पूछा गया है? ई का मतलब घटना के अनुकूल अभिप्रयोग कितने हैं। तो घटना के अनुकूल अगर हम बात करें तो घटना के अनुकूल देखो कितने हैं हमारे पास? 2 पूछा गया है ना उसने, तो 2 वाले कार्ड कितने हैं? एक तो ये रहा 2 वाला और एक ये रहा, टोटल कितने हैं? 2। टोटल कितने हैं? 2। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या हो गई? 2/5। क्या लिखोगे? प्रायिकता 2 लिखा कार्ड। ठीक है, प्रायिकता 2 लिखा कार्ड कितना हो जाएगा? 2/5। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाला क्या कहता है? ये अथवा में दे रखा है आपको। देखो अथवा वाला क्वेश्चन क्या कहता है? शीशे के एक जार में समान माप वाले 6 लाल कंचे हैं, 5 हरे हैं और 4 नीले और 5 पीले कंचे हैं। हरी यादृच्छिक रूप से जार में से एक कंचा निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि चुना गया कंचा लाल रंग का होगा? तो देखो जब इसको करोगे तो इसको करने के लिए हम पहले यहाँ पे हल हमारे पास ये 3 का ही है, हल हमारे पास ये 3 का है, 3 का और वाला है। क्या है ये? और वाला है। तो इसके अंदर देखो पहले आप लिखोगे लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या। बताओ लाल कंचे कितने हैं? 6। फिर लिखोगे हरे कंचों की संख्या। बताओ हरे कंचे कितने हैं? हरे कंचे हमारे पास है 5। फिर नीले कंचों की संख्या, नीले कंचों की संख्या। नीले कंचे हमारे पास कितने हैं? नीले कंचे जो है हमारे पास है 4। फिर लिखोगे नीले के बाद पीले कंचों की संख्या, पीले कंचों की संख्या। पीले कंचों की संख्या बताओ कितनी है? पीले कंचों की संख्या है हमारे पास 5। ठीक है, पीले कंचों की संख्या कितनी है? 5। तो कुल कंचे कितने हो गए? कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या जो है वो हमारे पास हो गई, जोड़ो इसको, 6 5 11 4 15 और 5 20, कुल कितने हो गए? 20। फिर क्या लिखोगे? फिर आप लिखोगे प्रायिकता का फॉर्मूला। प्रायिकता जो है वो क्या होती है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या
ए के अनुकूल अभिप्रयोग भी लिख सकते हो और परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अगर परिणाम लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, परिणाम। अभिप्रयोग लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, अभिप्रयोग। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या। बताओ कुल परिणाम कितने हैं, 20। किसके बारे में पूछा गया था, प्रायिकता पूछी गई है। प्रायिकता जो है वो उसने पूछ रखी है कि लाल कंचा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाल कंचा होगा। प्रायिकता क्या पूछी है, लाल कंचा होगा। तो बताओ लाल वाले कंचे कितने हैं, तो लाल वाले कंचे कितने हैं, 6। कितने हैं, 6। काट दो इसको, 2 से कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, तो कितना आ गया, 3/10। बात आती है समझ में। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी घन की एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तो उसका आयतन बताइए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। हल 4 देखो, हल 4 विजिबल है ना, हाँ। हल 4 क्या कह रहा है, हल 4, यदि किसी घन की एक भुजा जो है 5 मीटर है, तो घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा जो है वो है 5 मीटर। तो हमें क्या बताना है, आयतन। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन वो भुजा का क्यूब, ठीक है, या भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो बताओ 5 का जो क्यूब है क्या लिखोगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125 मीटर क्यूब उत्तर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में ओ जो है एस क्यू का मध्य बिंदु है। ओ जो है एस क्यू का क्या है, ये मध्य बिंदु है। अच्छा, अगर मध्य बिंदु है तो हम एक चीज तो जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी ये विकर्ण का ही पॉइंट है जहां पर विकर्ण ये काट रहे हैं, ठीक है। कोण एस आर पी क्यू और क्यू आर और विकर्ण पी आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इतनी सारी चीजें निकालनी है। तो देखो सबसे पहले तो लिखो, दिया है, क्या दे रखा है, दिया है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये, समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके अंदर देखो हमारे पास जो है, हमें पहले ना भुजाओं के बारे में हम देख लेते हैं, भुजाएं हमारी आराम से निकल जाएंगी। तो भुजा देखो पी क्यू, पी क्यू जो है, कहाँ है पी क्यू हमारे पास, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगी, एस आर के बराबर हो जाएगी। क्यों, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। क्या है ये, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से तो हमारे पास पी क्यू तो निकल गया, हमारे पास कितना निकल गया, पी क्यू जो है हमारे पास निकल जाता है 15 सेंटीमीटर एस आर के बराबर। एक चीज तो निकल गई। दूसरा हमारे पास क्यू आर निकालना है। क्यू आर भी देखो सेम, क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर हमारे पास हो जाएगा बराबर पी एस के। क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, पी एस के। क्या रीजन डालोगे, सेम, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। तो क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, पी एस के बराबर कितना है ये, 11 सेंटीमीटर। दूसरी चीज आ गई। उसके बाद हमें पी आर की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो पी आर को यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो हमारे पास पूरा ये विकर्ण बन जाएगा। और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ओपी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ आर के। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हो तो बराबर है ना, ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी
ओ आर भी कितना आ गया, ओपी के बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या था, देखो हमें निकालना था पी आर। पी आर कैसे निकलेगा, ओपी जमा ओ आर, दोनों को जोड़ दो। तो यहां से हमारे पास देखो ओपी कितना है 6 सेंटीमीटर, ओ आर अभी निकाल लिया हमने 6 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए कोण एस और आर। तो देखो कोण एस और आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए ना देखो कोण क्यू निकालना पड़ेगा पहले। अगर हम क्यू निकाल लेते हैं तो क्यू और आर क्या होंगे, क्यू और आर हमारे पास आसन कोण होंगे, निकल जाएगा। और ये हमारे पास जो है कोण एस, ये तो सम्मुख कोण हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखो यहां से हम कोण निकालते हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पर बाहर वाला कोण कौन सा है, आर क्यू वाई। तो कोण मैं लिखूंगा आर क्यू वाई जमा कोण अंदर वाला, देखो अंदर वाले कोण को मैं क्या बोल देता हूँ, कोण क्यू ही बोल देता हूँ। ठीक है, प्लस कोण क्यू, वैसे पूरा नाम लिख सकते हो आर क्यू पी। ठीक है, मैं क्यू लिख रहा हूं क्योंकि इसने छोटे वर्ड में नेमिंग कर रखी है। तो कितना लिख दूंगा मैं, ये 180 होता है। क्यों, क्योंकि ये कौन से कोण बन रहे हैं, ये बन रहे हैं हमारे पास रैखिक युग्म। क्या बन रहे हैं, रैखिक युग्म। इनको जोड़कर कितना आता है 180। आर क्यू वाई की वैल्यू कितनी है बताओ, 60 डिग्री। कोण क्यू हमें पता नहीं है, जोड़कर कितना आ गया 180। तो कोण क्यू कितना आ जाएगा 180 प्लस इधर जाके क्या होगा माइनस। तो कोण क्यू कितना आ गया 120 डिग्री। कितना आ गया 120 डिग्री। अब जैसे ही कोण क्यू आ जाता है तो कोण एस बराबर कौन सा हो जाएगा, कोण क्यू के। क्या लिखोगे इसके अंदर, समांतर चतुर्भुज के, क्या है ये, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये तो बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद देखो इस वाले को निकालना है। तो कोण हम लिख सकते हैं कोण Q प्लस कोण R, जोड़कर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कौन से कोण है, ये कोण है हमारे पास आसन कोण। कौन से कोण है ये, आसन कोण। और आसन कोणों का मान कितना होता है 180। तो Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू अभी तो निकाली है 120, R मुझे पता नहीं है, जोड़ के कितना आ गया 180। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी 180 प्लस इधर जाके क्या कर दोगे माइनस 120। तो R कितना आ गया, R आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्या, देखो क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है, दाईं तरफ दिया हुआ आयत चित्र यह दर्शाता है कि विभिन्न संख्याओं में पुस्तक रखने वाले कितने व्यक्ति हैं। दिए गए आयत चित्र का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला देखो क्या कहता है, पुस्तकों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या। देखो व्यक्तियों की संख्या क्या दे रखी है हमें, 0 से 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये 10 होगा, ये 12 होगा और ये 14 होगा। मिस प्रिंट है यहाँ पर। ठीक है, 10 12 14। अब देखो 0 से 20 कितने व्यक्ति रखते हैं, 8 व्यक्ति रखते हैं 0 से 20 पुस्तकें। 20 से 40 पुस्तकें कितने, 14 व्यक्ति रख रहे हैं। फिर 14 से 60 पुस्तकें कितनी रखी है, देखो 4 और 6 के बीच में 5 व्यक्ति रखते हैं। 60 से 80 के बीच में कितने हैं, 6 व्यक्ति रखते हैं। और 80 से 100 तक कितने रख रहे हैं, तो हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है ये आपसे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है सर्वेक्षण किए गए कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए में क्या करोगे, जितने सर्वेक्षण कर रखे हैं सबको जोड़ दो। कितने हैं, 8 जमा 14 जमा 5 जमा 6 जमा 2, जोड़कर कितना आ जाएगा बताओ, 14 और 6 20, 8 28, 2 30 और 5 35, कितना आ गया 35। तो कितने व्यक्तियों का सर्वे करा गया है, 35 व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। दूसरा, कितने लोगों के पास 60 से अधिक पुस्तकें हैं, बी। तो देखो कितने लोगों के पास 60 से अधिक पुस्तकें हैं, जोड़ दो। ये देखो ये तो 60 तक है ना, 60 से 80, यहां से 60 से अधिक पुस्तकें स्टार्ट हो गई, 6 जमा 2 कितना आ जाएगा 8 व्यक्ति, 8 व्यक्तियों के पास क्या लिख दोगे, 60 से अधिक पुस्तकें हैं, 60 से अधिक पुस्तकें हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, अगला वाला क्या कहता है, अगला वाला कहता है 40 से कम पुस्तकें कितने लोगों के पास है। तो देखो 40 से कम वाले तो यहीं पर आ जाएंगे ना, तो 40 से कम सी वाला जो है 40 से कम में कितने आ जाएंगे, 8 और 14, जोड़ के बताओ 22, कितना हो जाएगा 22 व्यक्ति।
उसके बाद अगला कहता है कितने लोगों के पास 20 से अधिक पुस्तकें हैं। 20 से अधिक में तो ये सारे जोड़ दिए जाएंगे, तो डी वाले में देखो 20 से अधिक कितने लोगों के पास है, जोड़ो सबको। 14 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 14 6 20 5 25 और 2 27। 27 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास 20 पुस्तकों से अधिक है। ई वाला जो है ये क्या कहता है, ई वाला देखो 20 से अधिक लेकिन 40 से कम वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 20 से अधिक वाले हमें चाहिए और 40 से कम, तो यही तो है 20 से अधिक और 40 से कम। 40 इसमें नहीं आता, ठीक है, तो 20 से अधिक यहां आ जाएंगे, 40 से कम कितने हैं ये 14। क्या लिख दोगे, 14 व्यक्ति। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। अब इस